हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीसीसीएल 2024 जूनियर ओवरमैन के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है उसमें हम लोग ऐसे सवाल डिस्कस करने वाले हैं जो कि ऑब्जेक्शनेबल है। ये ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसके ऑप्शन जो है वो गलत है या फिर क्वेश्चन ही गलत है। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। एज़ यूजुअल आगे बढ़ने से पहले अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे द्वारा लॉन्च किए गए द अल्टीमेट ओवरमैन माइंड सदर कोर्स में, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करके उस कोर्स में इनरोल करा सकते हैं। और एज़ यूजुअल अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स में फॉलो नहीं किया तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही रिलेटेड वीडियो आपको समय पे मिलते रहे। तो चलिए आज का सबसे पहला जो ऑब्जेक्शनेबल सवाल है उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि द रिस्पिरेबल डस्ट हैज़ अ फ्री सिलिका कंटेंट ऑफ 4% एंड इट्स कंसनट्रेशन इज 2.5 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। द इंटरवल ऑफ डस्ट सैम्पलिंग शुड बी 1 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ एंड 6 मंथ। सवाल में पूछ रहा है कि जो रिस्पिरेबल डस्ट है उसमें सिलिका का जो परसेंटेज है वो 4% है और इसको जो कंसनट्रेशन है, जो मात्रा है हवा में, वो 2.5 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब है एयरबॉर्न रिस्पिरेबल डस्ट का। तो अब ये जो एयरबॉर्न रिस्पिरेबल डस्ट है इसकी जो कितने समय अंतराल पर हमको इसकी सैम्पलिंग करनी है इस डस्ट की, 1 महीना, 3 महीना, 5 महीना या 6 महीना। अकॉर्डिंग टू द आंसर की ऑफ बीसीसीएल इसका राइट आंसर 6 महीना है, पर ये इस सवाल का जो आंसर है वो गलत है क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन लिया गया है 6 मंथ, ये अकॉर्डिंग टू ओल्ड CMR लिया हुआ है 1957 का। अगर आप रेगुलेशन पढ़ते हैं, रेगुलेशन नंबर 123 पढ़ते हैं, तो पहले उसमें मेंशन था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, वहाँ पे मेंशन था कि जो रिस्पिरेबल डस्ट है उसकी जो आपको जांच करनी है वो 1C ना, ठीक है, 1C एवरी 6 मंथ करनी है। ये रेगुलेशन 123 हुआ करता था जब हम लोग कोल माइंस रेगुलेशन 1957 पढ़ते थे। लेकिन चूंकि रेगुलेशन जो है चेंज हुआ है 2017 में, और नए रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो एयरबॉर्न रिस्पिरेबल डस्ट की जो जांच है, सैम्पलिंग है, वो अब हम लोग जो है हर 1 महीने में करते हैं। यहाँ देख सकते हैं 1 सेट एट लीस्ट इन एवरी मंथ। तो इस वजह से जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस पर आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है द थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू ऑफ SO2 फॉर द शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लेवल दैट इज STL इज, ठीक है, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लेवल में जो थ्रेशोल्ड लिमिट होगा SO2 का, यानी परमिसिबल लिमिट होगा फॉर शॉर्ट टर्म, वो कितना होगा। तो देखिए इसमें दो ऑप्शन में 5 ppm है। तो यहाँ पर अगर आपने 5 ppm ऑप्शन नंबर ए भी लगाया, बी भी लगाया, दोनों भी लगाया, तब भी आपको जो है 1 नंबर जो मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर बीसीसीएल ने भी क्लैरिफाई किया है कि क्वेश्चन नंबर 75 में बोथ जो है ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपने ए मारा या बी भी लगाया तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, ए और बी दोनों लगाया तब भी मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है वो है ग्राम रेशियो एंड यंग रेशियो से जो क्वेश्चन आया था कि ग्राम और यंग रेशियो आपको निकालना है फ्रॉम एयर सैंपल जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 4.8%, CH4 50.01%, ऑक्सीजन 0.6%, नाइट्रोजन 43.62% एंड CO 0.036% जो है किसी सील्ड ऑफ एरिया से लिया जाता है। तो आपको इससे निकालना है ग्राम्स रेशियो, यंग्स रेशियो क्या होगा। तो आंसर की के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होना चाहिए वो 0.03% ग्राम रेशियो होना चाहिए और 43.56% यंग रेशियो होना चाहिए। पर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर मैं सॉल्व नहीं करने वाला क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसमें जो ग्राम रेशियो आएगा वो 0.3% लगभग आएगा, 0.32% आएगा। यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, 0.03% है। तो कहीं से भी ये जो है हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है ही नहीं, करेक्ट ऑप्शन अवेलेबल है नहीं। तो इस पर भी आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। ये सवाल की तरफ पढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, द केमिकल हॉपकलाइट यूज्ड इन। मैं यूज़ कर रहा हूँ बीसीसीएल का सेट नंबर B। तो आपके हिसाब से जो भी सेट में जो क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन तो वो आप मार्क कर लीजिएगा। तो हेप्कोलाइट कहाँ इस्तेमाल होता है? ब्रीदिंग एपेरेटस में, गैस मास्क में, CO डिटेक्टर में या मिथेनोमीटर में। तो एज़ पर बीसीसीएल के आंसर की राइट आंसर था गैस मास्क, बट इसका जो राइट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से वो होना चाहिए गैस मास्क और CO डिटेक्टर दोनों। तो ये भी एक ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन बनता है। इसके रेफरेंस के लिए आप पढ़ सकते हैं DJ देशमुख का वॉल्यूम नंबर 2 जिसमें CO के बारे में दिया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में दिया गया है। वहाँ पर बताया गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर में भी जो है हॉपकलाइट इस्तेमाल होता है, जिससे वो क्या करता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करा के हीट जनरेट करता है और उस हीट का यूटिलाइज करके जो है गैस यहाँ पे CO का पता चलता है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है लास्ट ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन था, वो है अ नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटिंग रिले डज नॉट कंटेन। एक नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटिंग रिले जो है उसमें क्या नहीं होता है।
ठीक है। जब भी हम लोग जो है हम लोग डिले फायरिंग करना होता है, डिले इन फायरिंग, ठीक है, बिना इलेक्ट्रॉन डिटोनेटर के, सिर्फ डिटोनेटिंग फ्यूज से अगर हमको डिले फायरिंग करना है तो वहाँ पर हम लोग डिटोनेटिंग रिले लगाते हैं। तो उस डिटोनेटिंग रिले में, ठीक है, क्या नहीं होता, ये क्वेश्चन पूछा गया था। डिले एलिमेंट, फ्यूज हेड, मेटल स्लीव, नियोप्रीन कनेक्टिंग ट्यूब। तो अकॉर्डिंग टू BCCL के आंसर की, इसने जो ऑप्शन लिया था सही, वो लिया था मेटल स्लीव, जो कि गलत है। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटिंग रिले में फ्यूज हेड नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। लेकिन BCCL के आंसर की में क्या आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। बट एक्चुअल में आंसर क्या होना चाहिए, फ्यूज हेड। इसके लिए आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं, ये है डायग्राम डिटोनेटिंग रिले का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेटल के स्लीव्स भी हैं, यहाँ पे डिले एलिमेंट भी होता है, नियोप्रीन कनेक्टिंग स्लीव भी होता है, पर यहाँ पर कोई भी डिटोनेटिंग फ्यूज नहीं होता है। तो ये हुआ आज का कंप्लीट वीडियो ऑन द टॉपिक 5 ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस इन BCCL ओवरमैन एग्जामिनेशन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।